आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए दो बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो ये कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और दूसरा ये कि बजट क्या होता है। पहले बात करें अगर फाइनेंशियल ईयर की, तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। इस तरह से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को ही कहा जाता है एक फाइनेंशियल ईयर। अब बात करें अगर बजट की, तो बजट का नाम सुनते ही आपको एक ही इमेज ध्यान में आएगी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं। लेकिन ये जो भाषण वाला काम होता है वह बजट की सिर्फ पहली स्टेप होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बजट में कुल 3 स्टेप होती हैं और ये तीनों की तीनों स्टेप पूरा करने के बाद में ही गवर्नमेंट को अधिकार मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का, अदरवाइज नहीं। तो आइए फिर सबसे पहले बात करते हैं इस भाषण वाले पहले स्टेप की। इसके तहत किसी भी साल के फरवरी महीने में फाइनेंस मिनिस्टर जो भाषण देती हैं पार्लियामेंट में, वह असल में एक एस्टिमेट या अनुमान होता है दो अलग अलग चीज़ों का। पहला तो इस बात का कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की कुल इनकम क्या होगी, और दूसरा कि उस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का कुल एक्सपेंडिचर कितना होगा। इन दो चीज़ों का जो एस्टिमेट या अनुमान लगाया जाता है उसी को बजट कहा जाता है। ये तो हो गई एक जनरल डेफिनेशन। इसी को हम कानून की भाषा में ऐसे कहेंगे कि बजट एक ऐसी प्रोसेस है जहां की पार्लियामेंट के सामने एक स्टेटमेंट पेश किया जाता है और इस स्टेटमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहली तो गवर्नमेंट की आने वाले फाइनेंशियल ईयर की एस्टिमेटेड रिसिप्ट यानी अनुमानित आय, और दूसरा आने वाले फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित व्यय। इस डेफिनेशन के साथ ही बजट की जो पहली स्टेप है वो तो हो गई है कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण हुआ है और इस भाषण का मतलब ये कहता ही नहीं है कि गवर्नमेंट को अधिकार मिल गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने का, क्योंकि इस फंड से पैसा निकालने के लिए इस भाषणबाजी के बाद दो और काम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। और इन दोनों में से अगला काम या अगली स्टेप ये होगी कि गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट बना रखा है अपने एक्सपेंडिचर का या खर्चे का, उसको वो पेश करेगी लोकसभा में एक ग्रांट या अनुदान के तौर पर। यहाँ पर वोटिंग के द्वारा लोकसभा इस ग्रांट या अनुदान को रिजेक्ट भी कर सकती है और पास भी कर सकती है। अब अगर लोकसभा इसको पास कर देती है तो फिर कानून की भाषा में ऐसे कहा जाएगा कि लोकसभा ने अनुदान कर दिया है, या इंग्लिश में कहूं तो लोकसभा हैज मेड द ग्रांट। और ऐसा होते ही फिर बारी आ जाएगी फाइनल स्टेप की, यानी तीसरी स्टेप की। इसके तहत जो ये ग्रांट था, अनुदान था, जिसको कि लोकसभा ने पास किया था, उसको रूप दे दिया जाएगा एक बिल या विधेयक का। इस तरह के बिल को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे दे देना या पैसे आवंटित कर देना। इस तरह से ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है, ये जब पास हो जाता है तो इसके पास होते ही गवर्नमेंट के पास अधिकार आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का और उस पैसे को उस पर्पस के लिए खर्च करने का जिन जिन पर्पस के बारे में इस बिल में बात की गई है। तो यहाँ पर यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि बजट की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ये एप्रोप्रिएशन बिल ही। जब तक ये पास नहीं होता तब तक गवर्नमेंट एक पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकती। अब जब हमने बजट की तीनों स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो अब हम बात स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक में जो 3 तरह की ग्रांट्स या अनुदान है, फर्स्टली वोट्स ऑन अकाउंट या लेखानुदान, सेकेंडली वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड थर्डली एक्सेप्शनल ग्रांट या अपवादानुदान। ये तीनों ही डिस्क्राइब की गई हैं हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 116 में। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ग्रांट की, जो कि है वोट्स ऑन अकाउंट या लेखानुदान। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि इस साल का बजट भाषण तो हुआ 1 फरवरी को और उसके बाद बजट को पूरी तरह से पारित होने में लग गए 4 महीने, यानी बजट फाइनली पारित हुआ मई महीने के एंड में जाकर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बजट का पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को मई महीने के बिल्कुल एंड में जाकर। जबकि ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है वह तो स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से ही।
तो ऐसे में जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का जो टाइम है, लगभग 2 महीने का, उसका खर्चा गवर्नमेंट कहां से लाएगी? तो इस तरह की सिचुएशन में काम में आता है वोट्स ऑन अकाउंट या लेखानुदान। इस वोट्स ऑन अकाउंट के तहत लोकसभा के पास ये पावर है कि ये जो बजट वाली प्रोसीजर है, जो कि अंदाजन मई महीने के एंड तक चलती रहेगी, यह तो अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा क्या कर सकती है, अप्रैल और मई के इन 2 महीनों का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या अनुमानित व्यय है, उसके लिए एडवांस में ही ग्रांट या अनुदान कर सकती है। और ये ग्रांट लोकसभा के द्वारा पास करते ही पार्लियामेंट जो है उस ग्रांट के संबंध में कानून पास कर देगी, और इस तरह से बजट वाली प्रोसीजर के पेंडिंग रहते हुए ही गवर्नमेंट को अप्रैल और मई के 2 महीने के लिए जरूरी पैसा मिल जाएगा। इस तरह से जो लोकसभा होती है वो बजट वाली प्रोसीजर के पेंडिंग रहते हुए ही 1 या 2 महीने के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो ग्रांट पास कर देती है, उसी को कहा जाता है वोट्स ऑन अकाउंट या लेखानुदान। अब बात करें अगर बजट और वोट्स ऑन अकाउंट में डिफरेंस की, तो इनमें सामान्यतया 3 बड़े डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्टली, बजट जहां होता है पूरे साल के लिए यानी 12 महीने के लिए, वहीं वोट्स ऑन अकाउंट जनरली होता है केवल 2 महीने के लिए, या फिर बजट की कुल राशि के 1/6 पार्ट के लिए। यही कारण है दोस्तों कि बजट को जहां कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहीं वोट्स ऑन अकाउंट को कहा जाता है एडवांस बजट। सेकेंड डिफरेंस, बजट में जहां एस्टिमेटेड रिसिप्ट यानी अनुमानित आय और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित व्यय, इन दोनों का जिक्र किया जाता है, वहीं वोट्स ऑन अकाउंट के मामले में केवल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित व्यय का ही ब्यौरा दिया जाता है। थर्ड डिफरेंस, बजट जहां हर साल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, वहीं वोट्स ऑन अकाउंट का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है, जैसे कि बजट पारित होने में लेट हो गई हो तब, या फिर जब चुनावी साल में, उस समय जब गवर्नमेंट को पूरे साल का खर्चा नहीं चाहिए होता है, बल्कि चुनाव होने से पहले के 1 या 2 महीने के लिए खर्चे की जरूरत होती है। इस चुनावी साल वाले पॉइंट को आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि 2024 का जो आम चुनाव है वो होना है मई के महीने में, तो ऐसे में 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है वह तो हमेशा की तरह ही स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। इस तरह की सिचुएशन में जो चुनाव से पहले वाली गवर्नमेंट है वह पूरे साल के लिए तो बजट नहीं पेश कर सकती, क्योंकि क्या पता चुनाव के बाद में गवर्नमेंट बदल जाए, तो इसलिए उस गवर्नमेंट के पास अधिकार होगा केवल अप्रैल और मई के एक्सपेंडिचर को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने का। और ये करने के लिए गवर्नमेंट के पास 2 ही तरीके होते हैं, या तो 2 महीने का अंतरिम बजट पेश कर दिया जाए, या फिर इन 2 महीनों के लिए वोट ऑन अकाउंट्स पेश कर दिया जाए, क्योंकि जो फुल बजट वाला काम है वह तो उस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा जो कि चुनाव के बाद चुन कर आएगी। आर्टिकल 116 में वोट्स ऑन अकाउंट के बाद जिस दूसरी ग्रांट की बात की गई है वो है वोट्स ऑफ क्रेडिट। इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक बार जब बजट पारित हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट सिर्फ उन चीजों के लिए पैसे ले सकती है जिन जिन के बारे में बजट या एप्रोप्रिएशन बिल में बात की गई है। ऐसे में मान लीजिए कि किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके बारे में गवर्नमेंट को पहले से कोई अंदाजा ही नहीं हो, जैसे कि अचानक कोई बाढ़ आ गई, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके बारे में गवर्नमेंट पहले से ही बजट में उल्लेख नहीं कर सकती थी कि इस साल ये बाढ़ आएगी और हमें इससे निपटने के लिए इतने रुपए चाहिए होंगे, आदि आदि। यहां तक कि बाढ़ आने के तुरंत बाद भी गवर्नमेंट ये नहीं बता सकती कि अगर इतने रुपए मिल गए तो हम इससे पूरी तरह से निपट लेंगे। इस तरह की सिचुएशन में गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने का अधिकार मिलता है वोट्स ऑफ क्रेडिट के माध्यम से। कानून की भाषा में हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी भारत के रिसोर्सेस पर इस तरह की कोई डिमांड आ जाए जिसके बारे में ना तो पहले से कोई अंदाजा लगाना पॉसिबल है और ना ही जिसके इनडेफिनेट करेक्टर या अनिश्चित रूप की वजह से उसका ब्यौरा दिया जाना पॉसिबल हो, मतलब बजट में जिस तरह की डिटेल्स दी जाती हैं उस तरह की डिटेल्स देना भी पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे में लोकसभा जो है उस डिमांड या प्रॉब्लम के संबंध में ग्रांट या अनुदान कर सकती है, और ऐसा करते ही पार्लियामेंट कानून बनाकर गवर्नमेंट को अधिकार दे देगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का। तो इस तरह से वोट्स ऑफ
क्रेडिट के मामले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बजट वाली जो डिटेल्स हैं वह भी गवर्नमेंट को नहीं देनी पड़ती। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वोट्स ऑफ क्रेडिट एक तरह का ब्लैंक चेक है एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट के हाथों में। ब्लैंक चेक का मतलब कि गवर्नमेंट बिना कोई ज़्यादा डिटेल्स दिए जितनी चाहे उतनी रकम निकाल ले, उनकी मर्जी। आर्टिकल 116 के तहत जिस तीसरी और अंतिम ग्रांट को पास करने की शक्ति लोकसभा के पास है वो है एक्सेप्शनल ग्रांट या अपवादानुदान। इसको इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल पर्पज के लिए या बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पास की जाती है। असल में इस ग्रांट का संबंध किसी भी फाइनेंशियल ईयर की किसी भी करंट सर्विस से नहीं होता। कहने का मतलब कि वह चाहे पिछला बजट हो या उससे पिछला बजट हो या उससे भी पिछला बजट हो, उनकी जो भी घोषणा है या जो भी प्रोजेक्ट आज के टाइम में चल रहे हैं उनमें से किसी का भी इस ग्रांट से कोई रिलेशन नहीं होता, बल्कि इसका तो अपने आप में ही एक अलग ही स्पेशल पर्पज होता है। यहाँ तक कि इस ग्रांट का यूज भी जो है वो बहुत ही रेयरली किया जाता है, यानी बहुत ही कम किया जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो इसी के साथ आर्टिकल 116 में जो 3 तरह की ग्रांट्स या अनुदान डिस्क्राइब किए गए हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से।